नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकारों की बात करूंगा उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और यह जो अधिकार हैं, ये राइट्स हैं, ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मतलब जैसे ही आदमी का जन्म होता है वैसे मिल जाते हैं। मूल अधिकार को जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इसे यूएसए के संविधान से लिया गया। और अनुच्छेद 12 जो है वो बताता है कि मूल अधिकारों की परिभाषा क्या है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो वह हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके अल्पीकरण को बताता है, यानी कि वो कहता है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करते हैं तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। मतलब हमारे मूल अधिकार के कारण कोई दूसरे फंडामेंटल राइट्स जो है, किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होते हैं तो उन पर रोक लगाई जा सकती है। अब हम बात करें अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, जो है समता और समानता का अधिकार है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है, सब एक समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भारतीय संविधान कहता है कि जो है भारत में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और इसके आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकारी स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 की बात अगर हम करें, अनुच्छेद 16 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोक निर्वाचन यानी कि सरकारी नौकरी की जो समानता है, इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, इसको बताता है। मतलब इसमें अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भारतीय संविधान कहता है कि इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष आरक्षण या प्रतिनिधित्व की चर्चा है। ठीक है, इसी तरीके से अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है, जो जातीय भेदभाव है उसको खत्म करने की बात कहता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 जो है साथियों, मैंने इसका एक वीडियो पूर्व में यूट्यूब चैनल पर बड़े विस्तार से दिया है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को उसको देखें पूरा, तो समझ में आएंगी चीज़। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। मतलब भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को पुरानी जो उपाधियां थी वो रखने का अधिकार नहीं है, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि ये रख सकते हैं। और विदेशी उपाधि रखने से पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 कहता है का फर्स्ट, यानी अनुच्छेद 19 का कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है आदमी को, जैसे कि मैं आज आपके सामने बात रख रहा हूँ। झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई और प्रेस की स्वतंत्रता देता है। कौन? अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 19 का खा बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्र रूप से आप शांतिपूर्वक किसी भी सभा को कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त कराता है। अनुच्छेद 19 का बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19 का मतलब अनुच्छेद 19 का 5 भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता देता है। जम्मू कश्मीर में यह नियम लागू नहीं था, लेकिन अब वहाँ भी यह नियम पूरी तरह से लागू है। ठीक है, इसी तरीके से अनुच्छेद 19 का जो है अड़ा के बाद मतलब छठा जो अनुच्छेद 19 का 6 है वो संपत्ति का अधिकार। अब यह जो संपत्ति का अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं रहा, फंडामेंटल राइट्स से इसको हटा दिया गया है, बल्कि इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से या फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में। ठीक है, अब इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार
बना दिया गया है। और अनुच्छेद 19 का 7 मतलब 7th यानी कि 6 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 20 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 कहता है कि भारत में एक गलती की एक सजा मिलेगी, मतलब कोई व्यक्ति अगर एक गलती करता है तो उसके लिए एक ही सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 20 का फर्स्ट कहता है ये, अनुच्छेद 20 का अनुच्छेद 20 का खा कहता है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। मतलब जिस समय व्यक्ति गलती करता है उसी समय के कानून के आधार पर उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 20 का गा कहता है कि सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, यदि उसको सजा मिल जाती है और वो उसको जेल हो जाती है तो उसके बाद भी उसको क्या संरक्षण दिया जाएगा, कैदी को संरक्षण। अब इसी में नोट करके है कि अनुच्छेद जो 20 है उसके अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देता है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन, बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो चालान है वाहनों का वो व्हीकल एक्ट में कटता है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार जोड़ दिया गया। ठीक है, अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली फंडामेंटल राइट माना जाता है। मतलब अगर आपातकाल में गवर्नमेंट चाहे कि अनुच्छेद 20 और 21 को हटा दे तो ये संभव नहीं है। अनुच्छेद 20-21 मूल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें सबसे शक्तिशाली है, इनको आपातकाल की स्थिति में भी नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 का कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 का इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 22 इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी के संरक्षण से रक्षा करती है। इसमें पहला जो अनुच्छेद 22 का फर्स्ट यानी अनुच्छेद 22 का है वो व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है, मतलब कारण बताना होता है, वारंट इशू करना होता है। ये अधिकार देता है कि बिना वारंट के कोई भी राज्य की पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस या सेंट्रल की कोई भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती। अनुच्छेद 22 का कहता है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो अनुच्छेद 22 के का उल्लंघन करती है। ठीक है, इस 24 घंटे में यातायात और अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। ठीक है, गिरफ्तार, अब अनुच्छेद 22 का गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील जो है चुनने का अधिकार देता है। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद जो 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार, समानता का अधिकार है वो है। ठीक है, अब निवारक विरोधी अधिनियम है, कुछ प्रिवेंटिव डिटरशन एक्ट है कुछ, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4th में की गई है। अनुच्छेद 22 का जो 4th है यानी है, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार कर सकती है, नज़रबंद कर सकती है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा उसको गिरफ्तार करके नज़रबंद करके नहीं रखा जा सकता। ठीक है, नज़रबंद का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसको नज़रबंद कहते हैं। उसके घर वालों, परिवार, रिश्ते नातेदार, दोस्तों आदि से ना मिलने देने को नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद किसी होटल, आवास या जेल कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम जो प्रिवेंटिव डिटरशन एक्ट है वो निवारक विरोध अधिनियम 1950 है। यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम या प्रिवेंटिव डिटरशन एक्ट था जिसे 31 दिसंबर 1972 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा जो निवारक अधिनियम था वो मीसा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट।
इसको 1971 में लाया गया था, किंतु सर्वाधिक दुरुपयोग इस एक्ट का हुआ। इसके कारण इसको 1978 में ख़त्म कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको हम लोग रासुका कहते हैं, क्या कहते हैं? रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका, इसे 1980 में लाया गया था। ठीक है, और अभी तक ये लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है। ठीक है, तो इसको आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी यूज किया जाता है। एक है टाडा, टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लगाया जाता था। इसे भारतीय संविधान में 1985 में शामिल किया गया था और आतंकवादियों के विरोध इसको उपयोग किया जाता था। लेकिन इस एक्ट का भी, टाडा का भी बड़े पैमाने पर जो पुलिस है या प्रशासन है उसने दुरुपयोग किया। इसके कारण इसको 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा पोटा, पोटा भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक्ट था, जिसको प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कहते हैं। यही भी आतंकवादी गतिविधियों पर लगाया जाता था। इसे वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन 2004 में इसके दुरुपयोग के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 कहता है कि बालात श्रम, यानी कि जबरदस्ती किसी से श्रम तथा बेरोजगारी या बेगारी, जिसको हम कहते हैं, बिना वेतन के काम कराना, उस पर रोक लगाई गई है। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालात श्रम और बेगारी कराया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई इशू है तो उस मुद्दे पर जो है आप जो है बेगारी का काम करा सकते हैं, बालात श्रम करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 वर्ष से कम, 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम करने से रोकता है। इस एक्ट के तहत 24 वर्ष से कम के बच्चों को 14 वर्ष से कम के बच्चों को खतरनाक काम करने से जो है रोक लगाता है। अब अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आजकल इस एक्ट का बहुत ज़्यादा जो है महत्व बढ़ गया है, तो मेरा मानना है कि इस एक्ट को आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखें। अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की अनुमति देता है। इसके तहत सिखों को कृपाण यानी तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिकी रखने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से अनुच्छेद 26 आर्टिकल जो है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता देता है लोगों को, और इसके तहत यज्ञ करने, हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने आदि की अनुमति दी जाती है। अगर कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी कानून का अधिकारी किसी को यज्ञ करने, हवन करने अथवा सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देता है तो इस अनुच्छेद जो है 26 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक कार्य के लिए धन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वर्तमान समय में धार्मिक कार्य के लिए जो सामग्री ली जाती है उस पर टैक्स लगाया जा चुका है। तो इस एक्ट का भी एक तरीके से जो है इस तरीके का काम करना, इस आर्टिकल का विरोध करना है। अनुच्छेद 28 सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर गवर्नमेंट के पैसे से कोई भी शैक्षणिक संस्था या एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसमें जो है धर्म की शिक्षा या रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए। और इसी आर्टिकल का उपयोग करते हुए भारत की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों में जो उर्दू का पठन पाठन था या मदरसों की जो शिक्षा थी उसमें जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। ठीक है, तो इसी आर्टिकल का उपयोग करते हो। रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है ना कि हिंदू धर्म, लेकिन इसके विपरीत अब उत्तर प्रदेश की सरकार जो गुरुकुल खोल रही है उसमें जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम सरकारी पैसे से किया जा रहा है। ये भी आर्टिकल 26 के विरुद्ध है। ठीक है, इसी
प्रकार उर्दू अरबी एक भाषा है, संस्कृत जैसे भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा है। अतः सरकारी मदरसों के अंतर्गत मदरसों में अनुच्छेद 28 के तहत अगर उर्दू पढ़ाई जाती है, सरकारी स्कूलों में अगर संस्कृत पढ़ाई जाती है, अगर अरबी भाषा मदरसों में पढ़ाई जाती है, तो ये अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है। अभी मैंने बोला कि अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो वो क्या है, किसी भी धर्म की शिक्षा हो, अगर वो सरकारी पैसे से चलने वाले इंस्टीट्यूशन में दी जाती है तो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। लेकिन अगर किसी भाषा, चाहे तो वो संस्कृत हो, चाहे अरबी हो, चाहे उर्दू हो, अगर सरकारी पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में किसी भाषा को पढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो वो आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक दिए गए हैं। ठीक है। अल्पसंख्यकों को ये अधिकार विशेषता दिए गए थे। और जैसे कि हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए यह आर्टिकल दिया गया और कहा गया कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा अथवा संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। इसी तरीके से अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संरक्षण करती है। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। सरकार उनको शिक्षा संस्थान खोलने के लिए धन भी देगी। अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो कि मूल अधिकार या हम कह सकते हैं पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में से कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। इसको वो अर्थ का आर्टिकल भी कहते हैं अनुच्छेद 21 को, और इसको अब 300 का आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। इसी तरीके से हम रिमार्क की बात करें